अस्सलाम वालेकुम। ये है बाटा प्रेजेंट्स हमारा एचबीएल पीएसएल हम न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट जरार मेदी और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तारिक हारून साहब। तारिक हारून ने अपना नाम बनाया है बड़े मुनफरिद तरीके से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या लीग मैचेस हो, ओवरऑल कोचिंग के फराइज भी काफी टीमों को वो अंजाम देते रहे हैं और हमारे इस शो का पार्ट बने हैं। हमें एजाज बख्शा है इन्होंने ताकि हम पीएसएल 9 2024 यानी इस पीएसएल का मवाजना कर सकें, पोस्टमार्टम कर सकें, आपके सामने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स, हाइलाइट्स, कुछ अपने तबसरे भी बता सकें और ये देख सकें कि ये पीएसएल 9 जा कहाँ रहा है। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है ये भी हम जानेंगे। कौन सी टीम हमें लगता है कि आगे बढ़ सकती है और उसमें पोटेंशियल है, या कौन सी टीम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मैच हार जाने का। ये सारी बातें आपके साथ होती रहेंगी। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ, या पहले बात कर लेते हैं जरा ओवरऑल पीएसएल की। तारिक भाई, वेलकम टू द शो। मुझे सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस पीएसएल 9 को, अब तक जो 7 मैच हमारे हो चुके हैं, कल 8वां मैच है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अभी तक आपके हिसाब से चल रहा है या नहीं? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, रोशनी डालिए इस पे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे इस शो का पार्ट बनाने के लिए, हम टीवी का और आपका देखिए, वाकई में ये जो पीएसएल 9 है इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमने देखे शुरू के मैचेस में, आप देखेंगे तो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, जो कि लाहौर में हुए हैं। फिर वहाँ से क्योंकि ये वेन्यू शिफ्ट होता चला जा रहा है, अब मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में, उसके बाद जो है वो कराची में मैचेस होने हैं, तो ये डिफरेंट कंडीशन में जो है ना वो प्लेयर्स को परफॉर्मेंसेस करनी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप देखिए आज का मैच ही ले लीजिए कि कितना लो स्कोरिंग मैच हुआ है और वो आखिर तक बहुत ही लड़के नेल बाइटिंग जिसे हम कहेंगे वहाँ जाकर इंटरेस्टिंग होकर फिनिश हुआ है और कोयटा ने इसको विन किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त पीएसएल होने जा रहा है, अपनी तर्ज का मुनफरिद मैं जिसे कहूँगा, कि जिसमें कंडीशंस जो है वो वेरी कर रही हैं, जिसमें प्लेयर की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो भी वेरी हो सकती हैं। काफी चेंजेस आ रही हैं। जी अब हाँ। थोड़े ही अरसे में हम कराची आ जाएंगे और सारे मैचेस कराची पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जरा एक वेदर इफेक्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि कराची का वेदर तो बिल्कुल ही डिफरेंट चल रहा है। सुबह में सर्दी, शाम, सुबह में गर्मी, शाम में सर्दी, तो ये मिक्स इन मैच चल रहा है। इससे प्लेयर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पीएसएल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मैचेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो कि आपने पॉइंट आउट भी किया बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट व्हाट यू वुड से कि कौन सी टीम ऐसी है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल में टीम चल रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता? देखिए अभी तो ऐसा कुछ कहना बहुत ही अर्ली हो जाएगा, टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन मुझे इस वक्त जो कॉम्बिनेशन और जो जिसे हम कहेंगे कि एक कंपोजिशन किसी टीम की अगर नज़र आ रही है तो वो कोयटा ग्लेडिएटर्स है, कि जिसकी बॉलिंग में, बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है। बॉलर्स आप ये देख लीजिए कि उनके बॉलर्स जो खेल रहे हैं वो भी काफ़ी मैच विनर्स हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर है, अबरार की आज की आप बॉलिंग ले लीजिए, और उसके अलावा हसनैन ने बेहतर बॉलिंग की है, कमबैक अच्छा किया है, वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन उसकी साथ साथ आप देखें कि बेंच पे बैठा हुआ कौन है। बेंच पे जो है वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, आई थिंक उसका रिकॉर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट है, सुहेल खान, उसको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो कोयटा की बॉलिंग भी इक्वली बेटर है, और आज की बैटिंग आप देख लीजिए कि जो इनफॉर्म बैटर्स थे, जो ओपनर्स थे, सऊ शकील और जैसिन रॉय और आपके नाफे जो कि एक अपकमिंग सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, उनके फ्लॉप होने के बावजूद जो है वो कोयटा ने अपनी इनिंग को संभाला है। तो उनकी जो तालमेल बन रही है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपस में, मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो इसी तरह और स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। तो इस वक्त मुझे जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा है अब तक के 3 मैचेस में, तो वो कोयटा जो है उसका मुझे लगा है। सही सही। आपकी बात से मेरे जहन में एक पॉइंट आया। आपने बताया कि सुपर स्टार्स हैं, नाफे फॉर एग्जांपल। आज क्या हुआ नाफे को? कुछ कुछ सवाल मेरे जहन में बन गए ऑटोमेटिकली इस डिस्कशन में। तो मतलब क्या पिछले मैच का प्रेशर था? क्या ऐसा था गैर? उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मैं आते ही, क्योंकि नाफे आज बड़े कंफ्यूज लगे, हम मैच जब देख भी रहे थे, तो आते ही उनकी कोशिश थी कि बस में बाउंड्री के बाहर बॉल चली जाए किसी तरह, और कुछ परेशानी का शिकार लगे और आउट भी जल्दी हो गए। जबकि हमने देखा कि जेसन रॉय जो है वो बड़े स्टेबल चल रहे थे, तो उनका साथ दे सकते थे वो, लेकिन कुछ ऐसा रहा नहीं। व्हाई डू यू थिंक दैट वाज? क्या मतलब कोई परेशानी? नहीं, परेशानी तो नहीं है, इसको हम लर्निंग कहेंगे, क्योंकि एक यंगस्टर है और पहला ही उसका पहला ही पीएसएल है। अब जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंडीशंस जो है वो वेरी कर रही हैं। अब जिन कंडीशंस में वो खेल कर आए हैं, जहाँ पर जिन पिचेस पे, वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हो रहे थे और बल्ले पे बॉल भी आ रहा था। आज का पिच अगर आप देखें तो एक लो स्कोरिंग मैच था। अगर इतना ही आसान होता हिटिंग करना, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद का स्कोर
मोर देन 180 होता, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट भी बहुत अच्छा ले लिया हुआ था, लेकिन मिडिल ओवर्स में जो है वो कमबैक किया क्वेटा के बॉलर्स ने, क्योंकि बॉल उस तरह से बल्ले पे नहीं आ रहा था। हाँ, मगर जो सेटल्ड बैट्समैन थे, जो पिच पे वक्त गुजार चुके थे, उन्हें आइडिया हो गया था कि पिच में कितना वेरी हो रहा है, बाउंस हो रहा है या पेस कितना वेरी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा नाफे ने आई थिंक कैरी किया है उसी स्टाइल को, जो कि आज वो फेलियर आया उनका, तो उस फेलियर से उनको ये सीखने को ज़रूर मिला होगा कि कंडीशंस जो है वो मैटर करती हैं, स्टाइल को बदलना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से। तो जाहिर है एक यंगस्टर है, एक स्टार बनने जा रहा है, तो वो अपनी इन्हीं मिस्टेक्स से सीख कर आगे फ्यूचर में जो है वो उसको प्लानिंग को, और फिर साथ में मैनेजमेंट भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है, हर टीम की है, लेकिन इसमें आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, मोइन खान है, विव रिचर्ड है, बिल्कुल। तो वो बैठे हुए हैं, तो वो फिर बाद में जाके एनालिसिस करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसी तरह यंगस्टर जो है ना वो अपने आप को ढालता चला जाएगा। जिस तरह आप रोसो की इनिंग देखिए, तो वो कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको नज़र आता है कि किस तरह संभल के और ठहर के उन्होंने जो है वो पार लगाया अपनी टीम को। तो इट्स टू अर्ली फॉर हिम, और बहुत बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, और उन्होंने शो कर दिया दुनिया को कि मेरे पास एबिलिटी क्या है। बीपीएल में भी जी हाँ, परफॉर्म किया, तो पीएसएल में भी किया। बिल्कुल जी, कंडीशंस जब आएंगी बैटर्स की, जिसे कहेंगे पैराडाइज, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि नाफे जो है वो ज़्यादातर चांस होगा तो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेटर कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात कर लें तो अगेन एज एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू थिंक? T20 है, ठीक है, मैं कहूँगा फैशनेबल क्रिकेट है थोड़ी, तो बैटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर पिच में बॉलर के लिए क्या सपोर्ट है? या सिर्फ छक्के लग रहे हैं, चौका लग रहा है, बस भाई यही चाहिए? हाई स्कोरिंग मैचेस ठीक है, वो तो फिर सारे मैच अगर हम मेरे ख्याल से रावलपिंडी की पिच पे करा लें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो शायद पाकिस्तान में कहीं ना मिले। बट क्या ये बॉलिंग को सपोर्ट देने में भी क्रिकेट की बेहतरी नहीं है? या उस पिच पे अगर आप डिफिकल्ट पिचेस पे खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल आपको मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिच हो या जहाँ तक मेरी समझ जाती है दुनिया भर की पिचेस हो, तो उनमें काफ़ी डिफरेंट आपको सेटअप्स मिलते हैं जहाँ बैट्समैन के लिए मुश्किल आती है। तो इनकी ट्रेनिंग इसी में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। काफ़ी ये जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं कम वक्त में ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो मैटर करती हैं। यहाँ पर हम ट्रू पेस एंड बाउंस वाली पिचेस नहीं बना सकते लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बॉलर्स को भी, बैटर्स को भी, कि वो अच्छी लेंथ को, लाइन को हिट करते हैं, तो वहाँ पर उनको भी सपोर्ट होती है बॉलर्स को। और अगर बैटर्स अच्छे हैं, वो अगर अपने स्ट्रोक्स खेलना चाहें, तो बाउंस की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चूँकि पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट आप कह लें, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर स्पिनर्स को भी सपोर्ट रहेगी, यहाँ पर पिच का बाउंस भी वेरी करेगा, पिच का पेस जो है वो स्लो साइड पे होगा, स्लो साइड पे वेरी करेगा, अनलेस कि आप घास छोड़ दें विकेट पे, ग्रासी विकेट बना दें, तो फिर ये, तो वो फिर टोटली बॉलर्स की तरफ चला जाएगा गेम। चूँकि T20 गेम है और एक फ़न एलिमेंट इसमें है, क्राउड पुलर जो है वो छक्के चौके ही होते हैं, बहुत कम लोग जो है वो गिल्लियाँ उड़ते देखना आते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो कंडीशंस हमारे पास जो अवेलेबल है वो यही है। तो इसी में मैं समझता हूँ जिस तरह का आज का पिच नेचुरली आ जाएगा ऐसा, कि जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी बॉलर्स के लिए भी। अब यहाँ देखें, यहाँ भी छक्के भी लगे हैं, ऐसा नहीं है, छक्के भी लगे हैं, लेकिन बॉलर्स ने अगर सही जगह पे बॉल किया तो उनको रिवॉर्ड मिला, जो कि हमने देखा भी। क्योंकि वैसे जब इस्लामाबाद की बैटिंग की हम बात करें आज, तो 29 पे पहली विकेट गिरी और फिर उसके बाद एक लंबा गैप आया, बैट्समैन शो कर रहे थे रेजिस्टेंस कोई ना कोई, तो 69 पे 59 रन जाके दूसरी विकेट गिरी। उसके बाद लेकिन कुछ जो है वो मामलात बस गड़बड़ की तरफ इस्लामाबाद के लिए गए। 73 पे थर्ड विकेट गिरी, फिर 80 पे 4, स्टार्ट्स बड़े अजीब से रहे, 87 फॉर 5, फिर उसके बाद 105 पे 6, और इसी तरह फिर विकेटें गिरती रही। लेकिन फिर बारी आई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जहाँ पे एक हम जो मैच देखते हुए भी डिस्कस कर रहे थे, टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा इस मैच का, आज के मैच का, राइबी रूसो का LBW, जिस पे आपको भी कुछ रिजर्वेशंस थी, उस तरफ मैं आना चाहूँगा रहते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो पहले एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जहाँ पर पावर प्ले के बाद जो इस्लामाबाद के बैटर्स थे जो सेटल थे वो आउट हुए, उसके बाद आने वालों ने वो रियलाइज़ नहीं किया, या जो अंदर मौजूद थे उन्होंने भी शायद रियलाइज़ नहीं किया, या एक प्लानिंग होती है कि यार इस पिच पे अब जो कि पावर प्ले गुजरने के बाद बॉल अच्छी तरह से नहीं आ रहा बल्ले पर, तो हमें जो है क्या टारगेट सेट करना चाहिए। उन्होंने ऑन दी स्पॉट जो है अपना टारगेट सेट नहीं किया, वो उसी फ्लो में रन बनाने गए जिसमें कि ओपनर्स ने या वन डाउन ने किए थे।
तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो फेलियर आया और वो 1-2-3 विकेटें एक साथ गिरी हैं। और मैं समझता हूँ कि 7 ओवर के बाद 69 7 ओवर में थे और 15 ओवर्स में जाकर 100 हुआ है और 4 विकेट्स भी मजीद गंवाई हैं इस्लामाबाद में। एक वहाँ पर मैं कहूँगा एक्स फैक्टर आया, वो अबरार अहमद का स्पेल था, जिसे मैं कहूँगा कि वो बहुत ही उम्दा उन्होंने बॉलिंग की, 18 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में और 3 आउट किए। लेकिन बिल्कुल आते हैं आपके पॉइंट के ऊपर कि वो जो रैली रोसो सॉरी, जो उनका LBW था, जो DRS था, वो अनबिलीवेबल था। आई मीन हम भी देख रहे थे लाइव, और जिस तरह से रिएक्शंस दिखाए गए हैं प्लेयर्स के, सलमान अली आगा के और उनके कैप्टन शादाब के। इवन शादाब जब गए हैं अंपायर की तरफ तो सलीम डार की तरफ गए हो कि भाई ये क्या हुआ है, दोबारा चेक करें। जी हाँ, तो आई मीन नहीं, वो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक्सप्रेशन कुछ ही कह रहे थे कि व्हाट इज दिस। जी, उन्होंने यानी क्वेश्चन किया उनसे कि ये, और उन्होंने भी इशारे से यही कहा कि नहीं, बॉल स्ट्रेटर वन हुआ है, पढ़कर जो है वो स्किट हुआ है, वो उनके इशारे से नजर आ रहा है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें जब दिखाया है हॉकाई में, वो बॉल को दिखा रहे हैं कि वो पढ़कर ग्रिप हो रहा है और बाहर जा रहा है, जो कि अनबिलीवेबल था। और यही मैं समझता हूँ, अगर यहाँ पर ये डिसीजन जो कि कोई इस्लामाबाद के हक में था, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, अगर ये हो जाता तो फिर ये मैच जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो आखिरी बैटिंग की जोड़ी थी। उसके बाद हमने देखा जब वो आउट हुए तो उसके बाद 2-3 विकेट्स एकदम गिरी हैं। बिल्कुल, मैच नीचे जाकर जो है वो रोसो चूंकि मौजूद थे, उन्होंने फिनिश जा रहा था नील बैटिंग की तरफ, और एंड में खैर मोहम्मद आमिर को एक चांस मिल गया, हमारे प्यारे मोहम्मद आमिर, उनको चांस मिला और उन्होंने रनिंग विंस हिट किए, बाउंड्रीज भी लगाई, एक से दो मेरे ख्याल से बाउंड्रीज उन्होंने हिट की हैं, और उसके बाद फिर उनको मौका मिला जश्न मनाने का। क्या आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा अगर इससे अभी आज के मैच पे ही चले रहते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज अहमद कैप्टन थे, लग रहा था थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन वो परेशानियां क्या आप सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं? डगआउट का और अंदर मैनेजमेंट का कुछ माहौल आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है? रावी रूसो कैप्टन बने इस दफ़ा, और टीम में भी चेंजेस आई हैं, इमाद वसीम शामिल हुए हैं, मोहम्मद आमिर शामिल हुए हैं, मोहम्मद आमिर शामिल हुए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में। तो क्या कुछ हैं सिग्नल्स के नहीं भाई, हम जो हमारी प्रॉब्लम्स थे उनको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, चेंजिंग्स जो हैं वो तो ज़रूरी होती हैं प्रोग्रेस के लिए, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर सरफराज अहमद को कैप्टनसी से अगर या वो खुद हट गए या उन्हें हटा दिया गया, तो ये पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि चेंज चाहिए होता है किसी भी टीम को, किसी भी एक ग्रुप को, जिसके लिए वो आगे चल के जो अब देखते हैं कि माजी में इन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा सरफराज अहमद लेकर चले, अपनी परफॉर्मेंसेस भी थी, टीम फाइनल खेलती थी, 2-3 फाइनल्स खेले, फिर एक जीते भी। तो चूँकि उसके बाद मुसलसल 3-4 PSL में ये काफ़ी डाउन रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे न सिर्फ के एक तो कैप्टन एक सोबर और सुलझे हुए प्लेयर्स, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सरफराज के ऊपर से भी प्रेशर थोड़ा सा हटा होगा, क्योंकि एज ए कैप्टन एक ये बहुत आसान नहीं होता। हम देख रहे हैं, आप देखिए दूसरे कैप्टन्स, शाहीन का आप देखें, हाल देखें, वो नज़र आ रहा होता है कि वो अंडर प्रेशर है ग्राउंड में, जो हालांकि वो पाकिस्तान के भी कैप्टन हैं T20 के, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल जॉब होती है, बहुत ही थैंकलेस जॉब होती है। फिर कैप्टन ने अपनी परफॉर्मेंस भी करनी होती है। आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्चुअली क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो एनालिसिस अगर मैं करूँ तो इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाया है कि सरफराज जस्ट प्ले लाइक नॉर्मल प्लेयर, बिल्कुल नेचुरल गेम, आप एज अ प्लेयर खेलें और परफॉर्म करें, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करें। बहुत सर्व किया आपने, पाकिस्तान को सर्व किया, बहुत ट्रॉफीज जिताई, कोयटा को जिताई, पाकिस्तान को जिताई। अब ये है कि नए लोगों को आने का मौका दें, और नयापन ही जो है ना, वही कुछ तब्दीली लेकर आता है। तो वो नज़र भी आ रही है, वो कोयटा की टीम में इस वक्त वो चेंजिंग नज़र आ रही है, और ऑन द ट्रॉट जो है वो 3 मैचेस जो विन कर गए। नए प्लेयर्स, नई शक्लें, तब्दीली ज़रूरी है, और चेंज इज़ गुड एज वेल, और उससे डेवलपमेंट भी होती है। दैट इज़ वेरी ट्रू एंड वेरी वाइजली सेड। लेकिन जनरल ओपिनियन, बिकॉज वी सिट इन पब्लिक, यू सिट इन पब्लिक, दोस्तों में और वैसे क्रिकेट लवर्स में एक ओपिनियन ये बनता जा रहा है, थोड़ा सा और हट के बात करूँगी, ओवरऑल सिनेरियो को देखें कि ठीक है PSL इमर्जिंग प्लेयर्स दे रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जब नेशनल टीम तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक कोई गैप नज़र आ रहा है कि वो जो परफॉर्मेंस PSL के अंदर है, इवन इन T20 मैचेस, जो
परफॉर्मेंस पीएसएल में नज़र आ रही है, वो नेशनल टीम में जाके नज़र नहीं आ रही। इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ जो है वो उस तरह से पावर हाउस बन के सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या इवन फील्डिंग हो, उसके अंदर भी हमारे वो प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है। कुछ मैं चाहूँगा आप इस पे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दें, कहाँ कोई गैप है? देखिए, हमें जो नज़र आता है इस सिनेरियो में, वो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा जो है वो लगता नहीं है कि अप टू द मार्क है, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान टीम की आपने बात की, पीएसएल में परफॉर्मर्स होते हैं, फिर पाकिस्तान टीम बनती है इसकी T20 इसी से। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो सिलेक्शन होती है वो 6 ओपनर्स होते हैं टीम में, बिल्कुल, और उन 6 में से 4 या 5 खेल रहे होते हैं, तो फिर वो जो कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाती है। फिर सीक्वेंस देखिए आप कि माजी में 1.5-2 सालों से बाबर और रिजवान ये ओपन करते आए, इसके अलावा 4 ओपनर्स आप और सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो एरर जो मुझे नज़र आता है वो सिलेक्शन में नज़र आता है कि सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए कि ज़रूरत क्या है वहाँ टीम में। ओपनर्स आपने 2 ओपनर्स आपके हैं, आप मज़ीद 2 और ले सकते हैं। 4 ओपनर से ज़्यादा आप पूरे स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 ओपनर से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। उनमें से 3 को आप खिला सकते हैं, 2 ओपन करें, 1 को आप वन डाउन पोजीशन पे खिला सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट ओपनर ही होता है वन डाउन। उसके बाद आपको नंबर 4 चाहिए होता है, जो जिसकी प्रैक्टिस, जिसकी परफॉर्मेंसेस उस नंबर पे उस कंडीशन में हुई होती है कि बॉल थोड़ा सा रफ हो चुका होता है, ओपनिंग बॉलर्स हट चुके होते हैं, शाइन हट चुका होता है, स्पिनर्स भी लग चुके होते हैं, वो उस कंडीशन में रन्स बनाता है। अब वो आपके पास होता नहीं है, आपने या तो सिलेक्ट नहीं किया वो होता, अगर वो होता भी है तो वो आपका पावर हिटर बना हुआ होता है, वो फिर नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलेक्शन का जहाँ क्राइटेरिया है वहाँ पर एरर मुझे नज़र आता है, न सिर्फ कौमी टीम में, मेन टीम में, उसके अलावा अंडर 19 अभी आप रीसेंट पास में उठा कर देखें तो उसमें भी 6 ओपनर्स खेल रहे थे। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ इन्होंने परफॉर्मेंस रख दिया हुआ है, जबकि माजी में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान टीम को मिडिल ऑर्डर चाहिए होता था तो मिडिल ऑर्डर उठाया करते थे, भले उसने डोमेस्टिक में टॉप ना किया हो। मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल जी हाँ, हक, सब मिडिल अब ऑर्डर। टॉप ओपनर्स करते हैं, आपको मालूम है कि True. ओपनर्स टॉप कर रहे होते हैं हर टीम के, तो आप सारे टॉपर्स उठा लेते हैं। Yes. ऐसा नहीं है, आप ओपनर्स ले लिया, अब आपकी जगह फुल हो गई। अब आप मिडिल ऑर्डर्स में देखें कि मिडिल ऑर्डर्स का अलग एक आप बनाइए एक गेज कि जहां पर मिडिल ऑर्डर्स के टॉपर्स कौन है। भले उन्होंने 400 रन किए हैं, वो टॉपर्स ओपनर्स ने 800 किए होंगे, 400 किए हुए होंगे, जिसने 450 किए होंगे, उनको आप लेकर आइए, लेकिन उनको उनके नंबर्स पे खिलाइए। तो मैं समझता हूँ इस तरह से आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और न सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि मैनेजमेंट जो उस वक्त वहाँ पर कोचिंग स्टाफ है, जो कोचेज़ हैं, उनको खिलाने में भी और परफॉर्मेंस करवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो नेचुरली उसी प्रोसेस के थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर ज़रा सा देखना चाहिए पीसीबी को। बाकी तो मैं समझता हूँ प्लेयर्स तो जब कहीं भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पीएसएल कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, जब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कंडीशंस और भी इससे आसान हो जाती हैं। ट्रू, वनडे T20 में इससे आसान होती हैं, प्रेशर इससे भी कम होता है, तो वो वहाँ पर ये ज़रूर परफॉर्म करेंगे। बस ये कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सो डू यू थिंक, ठीक है T20 है, अच्छी बात है, प्रेशर पॉइंट्स है, लेकिन आपने मिडिल ऑर्डर की बात करी, फिर T20 में वही एक फैशन टाइप क्रिकेट और एक फास्ट पेस क्रिकेट चल रही है, तो मिडिल ऑर्डर के आते आते एक बड़ा स्कोर हो जाना चाहिए, वरना फिर वो बेचारा मिडिल ऑर्डर भी परेशान है कि यार ओवर कम है, अब मैंने हिटर का ही रोल करना है, स्टेबिलिटी का नहीं करना। कमिंग बैक टू द बेसिक्स डोमेस्टिक क्रिकेट और आपका क्लास ए क्रिकेट या आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसमें 1 डेज का बड़ा रोल है, जिसमें आपके 4 डेज का बहुत बड़ा रोल है, एक जो कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, वैसे तो वो कहते हैं पड़ोसी मुल्क से कंपेयर ना करो, लेकिन स्टिल अच्छी चीज़ों में अगर बात करें, सो उनका डोमेस्टिक जो पूरा एक सीज़न है वो ऑल ईयर राउंड है, और उसमें टेस्ट 1 डे सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इज़ दैट वन ऑफ द रीजंस कि उनको जो प्लेयर क्वालिटी मिल रही है या स्टेबिलिटी इवन इन T20, चाहे उनके IPL में हो या वर्ल्ड ओवर, अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ हम सबके सामने, क्या हुआ उसके अंदर, उससे पहले एशिया कप हो रहा था, तो उसमें भी हमें कितनी जो परेशानी फेस हो रही थी और एक स्टेबिलिटी वहाँ नज़र आ रही थी। अगर हम ट्रैवल की बात कर लें कि यार ट्रैवल बहुत था, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल तो सबके लिए था, वर्ल्ड ओवर ट्रैवल ही कर रहे हैं आजकल, चल ही ये रहा है कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन रखना है, यू हैव टू ट्रैवल अलॉट, और उसके हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है। इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ उन प्लेयर्स के हैं जो स्टार बैट्समैन है, विराट कोहली की बात कर लें, धोनी की बात कर लें, जो एडवाइसेस भी दे रहे हैं और अपने आप को ट्यून भी कर रहे हैं उस हिसाब से।
क्या इसका रोल कुछ आपको दिखता है कि यार ठीक है, मनी मेकिंग मशीन क्रिकेट है, द विच इज़ वन पार्ट विच इज़ वेरी इसेंशियल, लेकिन आपकी डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट, क्लास ए क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसका कितना रोल हो सकता है और हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है उसकी? हाँ देखिए, ये रेलेवेंट है हमारी जो पास में अभी डिस्कशन हो गई इससे पहले, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब एग्जैक्टली बहुत ही सयाने और जो क्रिकेट के पंडित हैं वो कह रहे हैं चीख करके, यार जो जो 4 डे क्रिकेट है, जो जो 1 डे क्रिकेट है डोमेस्टिक की, उसको फोकस किया जाए, वहाँ से प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान टीम में लाए जाएँ। चाहे वो आप T20 की टीम बनाएं, चाहे वो आप टेस्ट की टीम बनाएं या 1 डे की टीम बनाएं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑलमोस्ट वो टेस्ट क्रिकेट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो टेस्ट क्रिकेट सेम है। तो वो टेस्ट नाम उसका तभी रखा गया है कि वहाँ पर हर चीज़ टेस्ट हो जाती है प्लेयर की। प्लेयर हर तरह से टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट होके पास होता है। तो लेकिन वही हम आ जाएंगे कि PSL की परफॉर्मेंस से टेस्ट टीम में प्लेयर्स जाते हैं, एग्जैक्टली PSL की परफॉर्मेंस। यस, तो अब टेम्परामेंट देखें उनका क्या होगा, टेम्परामेंट ही नहीं होगा। T20 परफॉर्मेंस पे T20 की टीम बनती है तो भी समझ में आता है, लेकिन होता क्या है कि माजी में ऐसा होता चला गया है कि वो जो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं को भेज दिया टेस्ट टीम के साथ। हाँ जी भाई जी, हो जाएगा खेल खेल के, ये लेग स्पिनर अच्छा हो जाएगा तो ये फलाना अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमने किसी को अच्छा होते देखा नहीं। बहुत सारे नाम हैं जो हमें अभी लेना नहीं चाहिए, आगे चल के देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन ऐसी एक जनरली बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या जानबूझ के करते हैं ऐसा, क्या ये कैसे हो जाता है, कि हो कैसे सकता है? यानी ये पाकिस्तान की जो नेशन है, ये क्रिकेट लविंग नेशन है, यहाँ पर आम आदमी भी समझता है चीज़ों को। कहीं ना कहीं टैलेंट के साथ ज्यादती हो रही है, इसका मतलब जी बिल्कुल, टू सम एक्सटेंट ज्यादती तो है। मेरे ख्याल में ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको मुझे एक प्लेयर पसंद है तो मैंने उसी को खिलाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका हक है, जो मेरिट पर आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ, डोर नॉक कर रहा है, आप उसे मौका दें। इतनी क्रिकेट हो गई है, इतनी क्रिकेट है, इतनी लीग्स हैं, इतनी पाकिस्तान की क्रिकेट है, 3-3 टीम्स बनती हैं। अब पहले माजी में एक टीम हुआ करती थी, तब भी जो है ना वो किसी हद तक तो मेरिट हुआ करता था। हम देखते थे कि प्लेयर्स आ रहे हैं, वो प्लेयर्स अपने अपने नंबर्स पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ छठे नंबर के प्लेयर्स, इमरान खान ने जो है ना, ग्रेट इमरान खान ने बड़े जो है ना क्रिकेट में आपको पता है कि कारनामे किए। वो सईद अनवर को आप देख लीजिए, ग्रेट सईद अनवर, जो छठे नंबर के बैटर होते थे डोमेस्टिक में, मगर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उनको भेजा पावर प्ले को यूज़ करने के लिए अपनी कैप्टनसी में, तो वो वहाँ पर क्लिक कर गए, क्रिएट हो गए। तो उसके बाद उन्होंने ओपन में कितना सर्व किया, परफॉर्म किया। तो वो एक आई होती है कि आप देखते हैं कि यार जैसे अब्दुल रज़ाक 99 के वर्ल्ड कप में 1 डाउन जो है वो खेलते चले गए, वो टीम को फाइनल में भी ले गए। वहाँ स्टे करना था या जो भी प्लानिंग थी उस पर एग्जीक्यूशन होती है, तो वहाँ पर एक आध चेंज चलता है। वहाँ पर आप बैटिंग को लंबा करना चाहते हैं, कहीं बॉलर्स को आप किसी तरह से भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है, लेकिन थ्रू आउट पूरा एक ग्रुप सेलेक्ट करना जो कि मेरिट के बाहर से, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे मैं कहूँ कि 2 मेरे ले लें तो 2 आपके ले लेते हैं, चलें, या 2 आपके ले लेते हैं। 3 अगर सेलेक्टर हैं या 4 हैं तो वो कोटा सिस्टम ले आए, बंदर बांट कर लें, तो फिर ये बाकी कौम का क्या होगा? प्लेयर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये रेलेवेंट है उसके साथ जो आपने क्वेश्चन किया। बाकी एक्सक्यूज़ आ जाती हैं कि वो फ्लाइट है या ट्रैवलिंग है या नींद पूरी नहीं है, सब एक्सक्यूज़ हैं। तो वो एक्सक्यूज़ देते हैं फिर प्लेयर्स ना। तो जब प्लेयर्स को बताया जाए, उनको रियलाइज़ कराया जाए कि ये आप किसके लिए खेल रहे हैं, ये मुल्क पाकिस्तान की टीम है, तो ये इसके लिए आपने परफॉर्म करना है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वहाँ अपने लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रही होती है, तो टीम के लिए नहीं हो रही होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैकिंग है। तो ज़रूरत है इस एजुकेशन की, सोच की, कि ये इनमें जो है वो डाली जाए दोबारा से। जो कि पहले जज्बा हुआ करता था वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट हमें नज़र आता है अभी भी, लेकिन चूंकि वो उस तरह की सिलेक्शन नहीं होती तो विनिंग में नज़र नहीं आता ना इंडिया के अगेंस्ट भी। चले अगर वहाँ भी विनिंग में नज़र आ रहा हो तो फिर बंदा, लेकिन खैर हैविंग सेड दैट, PSL वापस अगर थोड़ा सा हम रिवर्स गेयर लगाएं, लाहौर कलंदर्स एक पिछले सिर्फ PSL 8 का था कि ठीक है, क्या एक दफ़ा का ही था, इस दफ़ा तो बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन, बिल्कुल एकदम से फिर से वही वाली सिचुएशन है कि यार वो टीम बन गई है जिसमें स्टार पावर बहुत है, लेकिन मैच जीत नहीं पा रहे, नहीं जीत पा रहे। देखिए मिस्टेक्स कर रहे हैं वो, बहुत बड़ी मिस्टेक एक जो कर रहे हैं वो टॉस जीत के बैटिंग किए जा रहे हैं। तीनों मैच हारे हैं, तीनों मैचों में टॉस जीते हैं, तीनों मैचों में पहले जो है इन्होंने बारी कर ली है और वो अपनी बॉलिंग पर प्रेशर डालकर
ये मैच जीतने चले गए। या तो वो बहुत ज़्यादा अब डोमेस्टिक हैं, या अब तो रह नहीं होंगे वो भी, बहुत ज़्यादा वो अपनी बॉलिंग पर रिलाई कर रहे थे, या बैटिंग पे वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। बॉलिंग पर या शाहीन अफरीदी पर? हाँ, शाहीन अफरीदी तो कैप्टन, लेकिन वो ज़ाहिर है पीछे मैनेजमेंट बैठ के प्लान करती है ना, एक टीम बनती है, उनका ग्रुप होता है, फिर वो प्रैक्टिसेस करती हैं, उसमें वो आइडिया करती हैं, फिर प्लान करती हैं कि यार हमें सूट क्या करता है। लेकिन वो कंडीशंस को जो है ना देख नहीं पा रहे, कंडीशंस को रीड नहीं कर रहे। इससे पहले लाहौर में उनके मैचेस हुए, बैक टू बैक मैचेस हुए। पहला मैच, चले पहला मैच था, आप टॉस जीते, आपने बैटिंग कर ली, आपकी बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन आपकी बॉलिंग इनफॉर्म नहीं है। तगड़ी बॉलिंग है, लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो इनफॉर्म नहीं है। आप देखें हारिस रऊफ थ्रू आउट उनकी फॉर्म ख़राब है, वो रन देते चले आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और शाहीन की भी उस तरह की फॉर्म नहीं है। लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पहले दोनों मैचेस में आप देखें कि वो ईजिली इन्होंने 196 रन चेस करा दिए, फिर 187 रन चेस करा दिए। तो क्या ही बेहतर होता कि तीसरे मैच में जाकर ये जो है वो पहले बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन तीसरे मैच में भी इन्होंने जो है वो पहले बैटिंग कर ली। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग का फ़र्क है, बाकी टीम तो वही है, वही प्लेयर्स हैं, वही परफॉर्मेंस करेंगे। तो मेरा मशवरा ये होगा कि नेक्स्ट गेम से ये अपनी बॉलिंग पर से प्रेशर हटाएं, पहले बॉलिंग करें। अगर बॉलिंग स्ट्रांग है तो पहले उनको कम से कम स्कोर में जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ओपोनेंट को, उसके बाद बैटर जो है आराम से चेस कर ले। बाद में कंडीशन सामने आ जाती हैं, अगर वो पिच सपोर्टिंग होगा बॉलिंग के लिए तो भी इनको सूट कर जाएगा, और इनकी बैटिंग में इनका टारगेट सामने आ जाएगा कि हाँ यार लो स्कोरिंग मैच है, जैसा कि आज हुआ है 140 रन, तो फिर उस पर प्लान करके उसको टारगेट को अचीव किया जा सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि पॉइंट्स टेबल बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। लाहौर कलंदर्स को हो या पेशावर ज़ल्मी को हो, सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगी। इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की कंडीशन है, आज के मैच के बाद ही समझ लें तो दो टॉप टीम्स बड़ी आइडेंटिफाई क्लियरली अभी की स्टेज पे हो रही हैं। मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों ने 6-6 पॉइंट्स कर लिए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 पॉइंट्स के साथ है, कराची किंग्स है 2 पॉइंट्स के साथ। इंटरेस्टिंग, लाहौर कलंदर्स से ऊपर कराची किंग्स है, और लाहौर कलंदर्स ने कोई मैच नहीं जीता हुआ, कोई पॉइंट नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने भी कोई मैच नहीं जीता हुआ, कोई पॉइंट नहीं है। इंटरेस्टिंगली कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को किल कर दिया, और चेंजेस कराची किंग्स के अंदर भी आई। ट्रेड ऑफ हुए, इमाद वसीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड भेज दिया, आमिर को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भेज दिया, वहाँ से कुछ प्लेयर्स ले लिए। कॉम्बिनेशन एज फार एज माई रीड वॉज कंसर्न, ओवरऑल मैनेजमेंट का काफ़ी प्रेशर है, और मैनेजमेंट बहुत कुछ सोच रही है कराची किंग्स की कि हमें रिवाइव करना है। नज़र आ रहा है आपको कराची किंग्स के लिए ब्राइट फ्यूचर इस PSL में? देखिए, कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछला मैच जीत गए हैं वो डिसीजन अच्छा था, उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग में चले गए, कंडीशन सामने आ गई, टारगेट सामने आया। अब देखें, अनवर अली जैसा प्लेयर जो है वो अब तक उन्होंने खिलाया नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक तो क्रिकेट टर्म्स में ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन आम लैंग्वेज में जो हम कहते हैं वो हम एक सतून कहते हैं, एक पिलर कहते हैं टीम का, या एक मैच विनर कहते हैं। तो एक एक्स फैक्टर होता है, ऐसा प्लेयर जो है वो टीम में होना चाहिए, और फिर जो शॉर्टर फॉर्मेट का जो स्पेशलिस्ट हो अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ थोड़ा सा लैक कर रही है। जहाँ जब प्रेशर आएगा इस टीम पर, तो फिर वो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मर्स फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आई होप कि ये एक कॉम्बिनेशन जैसे आपने बात की कि अगर बन जाए तो आगे चल के ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ज़ल्मी भी आउट ऑफ फॉर्म है, ज़ल्मी की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, तो इन्होंने उनको हराया। अब जब इनके मैचेस आएंगे टॉप टीम से, इस वक्त जो टॉप पे है मुल्तान, क्वेटा, तो वहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। तो मुझे इतनी ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही है कराची की। बॉलिंग बैटिंग ठीक है, एक एवरेज पे मैं समझता हूँ कि है, लेकिन अनवर अली जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, अगर उसको डालते हैं तो किसी हद तक इनकी टीम में एक डेप्थ जो है वो आ जाएगी, एक मजबूती आ सकती है। बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, डेप्थ ओवर्स में कहीं पावर हिटिंग चाहिए हो, कहीं टारगेट को चेस करना हो, या बॉलिंग में किसी वक्त भी कहीं ब्रेक थ्रू चाहिए हो। अभी हमने देखा उनको रिसेंटली SPL में, उनकी बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी थी, स्लो वन बहुत अच्छा डाल रहे हैं वो। तो बाकी अभी शुरुआत है, अभी देखेंगे आगे चल के कि क्या करते हैं, आगे मैचेस में इनका कॉम्बिनेशन बन पाता है या नहीं। अब कैप्टन का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, शान बेटर खेले हैं दूसरे मैच में, तो ये चीज़ें अभी देखते हैं आगे चल के कहाँ पे जाके किस करवट पे जाके बैठती हैं।
आपको वैसे ओवरऑल इस पीएसएल की शक्ल क्या बनती हुई नजर आ रही है? चले विनिंग की तरफ अभी नहीं जाते, लेकिन प्लेऑफ्स में टॉप 4 में हु डू यू सी ग्रैबिंग द पोजीशंस ऑफ प्लेऑफ्स? आप देखिए अभी तो ये जो दो टीम्स टॉप पे हैं ये तो नज़र आ रही है मुझे, ये खेल भी अच्छा रही है। ठीक। इसके अलावा इस्लामाबाद आज का मैच जिस तरह खेली है, थोड़ा सा उनका कॉम्बिनेशन नज़र आया। इस्लामाबाद मुझे लग रही है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द कम बैक करेंगी और ज़रूर वो रियलाइज़ करेंगे, बैठेंगे और वो प्लान करेंगे आगे के मैचेस को कि उसको किस तरह से देखना। अभी उनके चूँकि मैचेस बाकी हैं, मैचेस बाकी ज़ल्मी से भी है, कराची से भी है, तो वो टेबल पे जो है ना अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे। तो ये 4 टीम्स मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं कि ये इनकी कॉम्बिनेशन, इनकी एग्जीक्यूशन, इनकी टीम की सिलेक्शन जो है वो किसी हद तक वो बेहतर नज़र आ रही है मुझे। ऑलराइट, ओके ओके, वेरी नाइस। यानी 4 टीम्स आपकी आइडेंटिफाइड है, क्वेटा, मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। दीज आर व्हाट यू सी एज एन एक्सपर्ट गोइंग फॉरवर्ड कि वो होगा। कोई यानी इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट हमारे लिए नहीं है। जनरली जो एक पीएसएल का ट्रेंड नज़र आ रहा है वो इन 4 टीमों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। शाज और नाज़र किसी एक टीम के पास कोई आ जाता है मैचेस वगैरह जिससे लगता है कि अच्छा कुछ शायद चेंज होगा। सो दैट्स व्हाट द ट्रेंड इज एंड दैट्स व्हाट यू आर प्रेडिक्टिंग एज वेल। लेकिन एज फार एज इफ वी से के विनर कौन होगा, खैर ये हम बात के लिए रख लेंगे कि अभी तो क्योंकि मैचेस काफ़ी सारे हैं। कराची की कंडीशन में जो चेंजेस आएंगी प्लेयर्स के ऊपर, सो यहाँ पे आपको कोई ऐसा, अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल प्लेयर्स में सारी टीम्स का, मुझे 1 या 2 नाम दें क्या ये वो बैट्समैन है जिसको मैं आगे जाते हुए देखता हूँ कि पाकिस्तान टीम तक वो पहुँच सकता है, और ये वो बॉलर है जिसकी बॉलिंग इस तरह की है कि ये शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ के साथ जो लेजेंड्स अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बनते जा रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेस का बैट पैच आता है, सबके साथ आता है, लेकिन उस टीम तक या उस पाकिस्तान की कैप तक पहुँच सकते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आप देखें जैसे कंडीशंस अब कराची की आएंगी तो यहाँ पर कदरे बेहतर हो जाएगा बैटर्स के लिए, लेकिन बॉलर स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होगा। तो उसमें मैं ख्वाजा नाफे को देख रहा हूँ। ख्वाजा नाफे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जिस तरह की इनिंग खेले हैं पिछले मैच में, 2 से 3 इनिंग्स वो अगर और खेल जाते हैं इस तरह से, और चूँकि उनका स्टाइल यही है, उनकी तैयारी यही है, ओवर द ईयर्स में देखता चला आ रहा हूँ कि वो इसी तरह से तैयार होते आए हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो इनिंग उन्होंने खेली है बेखौफ व ख़तर खेले हैं, और करंटली पाकिस्तान टीम के जो प्राइम बॉलर्स थे उनको वो जिस तरह दिलेरी से खेले, तो उससे नज़र आ रहा है, वाज़े हो रहा है कि इनकी तैयारी बहुत है और तैयारी से इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आउट हो गए बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि परफॉर्मेंसेस आगे नीचे होती हैं और उससे इनको सीखने का भी मौका मिलता है। तो इनको मैं देख रहा हूँ कि ये अगले 3-4 मैचेस में अगर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो ये कैंडिडेट होंगे, मैं समझता हूँ। आप देखिए मिडिल ऑर्डर्स का फुकदान है हमारे यहाँ। फिर सऊद शकील ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो मुतासिर किया है। और इसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली सलमान अली आगा का जो स्टाइल है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, क्योंकि वो एक टेस्ट अंदाज के प्लेयर हैं, वनडे टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तीनों इनिंग्स में बैटिंग की है तो वो काफ़ी मुतासिर किया उन्होंने। उनका स्टाइल भी डिफरेंट है, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अपनी जो है पोजीशन बनाने जा रहे हैं इन फ्यूचर पाकिस्तान की टीम्स में, मुख्तलिफ़ टीमों में। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जैसे साइम है, साइम जो है उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है, वो फ्लॉप हुए हैं। इसके अलावा उमैर यूसुफ हैं। उमैर यूसुफ एक अपकमिंग यंगस्टर हैं, उनको अभी मौका नहीं मिला है, उन्हें मौका मिलता है तो वो भी अपने जौहर दिखा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि उनको भी सही से मौका नहीं मिला है मैचेस में, आगे चल के मिलेगा। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। चूँकि ये एक T20 फॉर्मेट है और शॉर्टर वर्जन है, इसमें डिसीजन मेकिंग, बल्कि यहाँ तक कि हर चीज़ की मेकिंग में टाइम बहुत कम होता है। मैनेजमेंट के पास, कैप्टन के पास, प्लेयर के पास किसी भी डिसीजन के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो इसमें परफेक्शन लाना ही बहुत मुश्किल होता है, और जो टीम्स ले आती हैं तो वही चैम्पियन हो जाती हैं। तो उन्हीं में से फिर प्लेयर्स भी प्रोड्यूस होते हैं कि कोई एमर्जिंग प्लेयर्स जो है उनको मौका मिल रहा है तो वो आगे आ जाएंगे, वो लेकर चलते हैं पूरी टीम को। वो ये नहीं देखते कि यंगस्टर है या सीनियर है, वो एक कल्चर लेकर चलते हैं। अगर जिस टीम का भी वो कल्चर डेवलप हो जाएगा तो उस कल्चर से निकल कर आएंगे फ्यूचर के स्टार्स पाकिस्तान के लिए। बहुत ज़रूरी है कल्चर का वर्ड जो आपने यूज़ किया, क्योंकि टीम कल्चर उसके बाद क्रिकेट कल्चर, उसके बाद फिर वो कल्चर
कैरी फॉरवर्ड करना जो है और टीम तक लेके आना, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो शायद खाली पीएसएल से अगेन हम नहीं सीख सकते, वो एक टेम्परामेंट और वो सारी चीज़ें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात थोड़ी सी करूँ, फॉल ऑफ विकेट्स अगर हम देख लें तो फॉल ऑफ विकेट्स आज के मैच में जो इनका रहा वो कुछ ऐसे था कि 17 रन पे पहली विकेट गिरी, 49 पे दूसरी, उसके बाद 54 रन्स पे 51 रन्स पे थर्ड विकेट, 54 पे फोर्थ विकेट, और फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, 116 पे पांचवी, 125 पे छठी विकेट, 127 पे सातवीं, तो सातवीं विकेट तक आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी टीम गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन गया था, नेल बाइटिंग सिचुएशन थी। राइली रूसो का हम कह चुके हैं कि वो एलबीडब्ल्यू अगर हो जाता तो शायद मैच की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो सकती थी। अच्छा, सरफराज अहमद की आपने बात की, मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे आना चाहूँगा कि कैप्टनशिप से हट गए, और कैप्टनशिप से हटने के बाद भी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि अभी टाइम और दें इनको मज़ीद सेटल इन होने के लिए, क्योंकि आज भी 6 बॉलों पे 1 रन बनाया, एलबीडब्ल्यू हो गए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए बॉल को। आई वाज लुकिंग एट हाइलाइट्स एज वेल, उनकी जो फॉलो विकेट्स का है वो, प्लस मैच में भी देखा तो थोड़ी सी परेशानियां लग रही थी कुछ बैटिंग ऑर्डर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओवरऑल। अगर शायद जेसन रॉय और राइली रूसो स्टिक ना करते इतनी देर तक या सहारा ना देते तो ये मैच की कंडीशन ना होती, इट कुड हैव गॉन इस्लामाबाद वे। तो क्या बैटिंग में कुछ नज़र आ रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परेशानियां हैं? हाँ देखिए, सच तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि T20 फॉर्मेट है और सरफराज अहमद जितना एक्सपीरियंस प्लेयर है वो अगर ओपन भी आता है, जस्ट लाइक सऊद शकील मिडिल ऑर्डर से ओपन कर रहे हैं T20 में, तो इतना डिफिकल्ट नहीं। हाँ, फॉर्म का होना ना होना ये मैटर करता है। तो चूँकि इतना ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग्स आई हैं, हम देखते चले आ रहे हैं, तो आसान नहीं होगा, ज़रूर उनके ऊपर प्रेशर होगा एज अ प्लेयर खेलना पे, परफॉर्म करने का भी, और फॉर्म उनकी है नहीं। और चूँकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मैं समझता हूँ एक आध इनिंग चाहिए इनको। अगर वो लग जाएगी इनकी, जिस दिन भी लगेगी, तो फिर ये मैच विनिंग नॉक ही होगी इनकी एज अ बैटर। और प्रेशर उनको परफॉर्मेंस ना होने का या जो फॉर्म नहीं है उनकी उसका ज़रूर होगा, लेकिन कभी मैच का प्रेशर तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, जितनी मैचेस जिताए हैं उन्होंने अपनी बैटिंग से भी, कप्तानी से भी। हाँ, ज़रूर है कि इस वक्त आज का जो पिच था वो थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली भी था, कंडीशंस थोड़ी टफ थी, और जिस सिचुएशन में आया तो प्रेशर टाइम था, और बॉलर के लिए तो चांस होता है, बैटर के पास इतना चांस नहीं होता, एक बॉल ही होती है, बस अगर वो गिर गई तो बस फिर आप गए। तो मैं समझता हूँ कि ये कोइंसिडेंस इसको ले लेते हैं कि अगर वो उनके साथ ये मामला चल रहे हैं तो वो इत्तेफाकन उनकी फॉर्म भी जो है ना वो नहीं है ठीक, तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। बट ही कैन कम बैक, बिल्कुल, मुझे आई I'm sure ये किसी भी वक्त क्रंच सिचुएशन में परफॉर्मेंस करने की एहलियत रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के अपनी टीम के आप काम आ जाएं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तारिक साहब जी। कल हमारे पास है टॉप टीम ऑफ पीएसएल मुल्तान सुल्तान और बॉटम टीम ऑफ पीएसएल पेशावर ज़ल्मी। इन दोनों का मैच है, क्या देख रहे हैं? जी हाँ, अब देखिए ना, यहाँ पर ये वो डिसाइडर है। अगर तो ज़ल्मी कुछ करना चाहती है इस टूर्नामेंट में, तो दे हैव टू बीट मुल्तान सुल्तान टुमारो। तो अगर गॉड दैट्स बिग, दैट्स वेरी बिग कि पेशावर ज़ल्मी से इस स्टेज पे एक्सपेक्ट करना कि वो मुल्तान सुल्तान को हरा देगी, ये एक्सपेक्टेशन तो मैं भी देखना चाहूंगा कल के मैच में। तो ये था हमारा आज का बाटा प्रेजेंट्स हमारा एचबीएल पीएसएल। कल हम फिर आएंगे, जैसे कि तारिक भाई ने प्रेडिक्ट किया है कि पेशावर ज़ल्मी कल मुल्तान सुल्तान को मार दे, तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये पूरा पीएसएल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि बॉटम टीम ने टॉप टीम को मार दे दी और हार दे दी। हम रहेंगे आपके साथ और कल आपको बताएंगे कि क्या रहा उस मैच का हाल। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक टुमारो।